हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन की। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगा स्टैमन पे, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन पे। इसी के साथ साथ जो नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं इनसे रिलेटेड, वो भी साथ के साथ हम करेंगे। तो यार बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैमन की। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं स्टैमन की। देखो, जो स्टैमन होता है वो क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टैमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और स्टेमन होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, स्टैमन है उसके दो पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट और एक एंथर। ठीक है, स्टैमन है उसके दो पार्ट होते हैं दोस्तों, एक तो होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फिलामेंट की। देखो, जो फिलामेंट होता है वो लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक होता है। ठीक है, लॉन्ग और सिलेंडर स्टॉक है, दिख सकता है आपको डायग्राम में। ठीक है, फिलामेंट क्या है? लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यार, इसका जो डिस्टल एंड है ना, वो अटैच होता है किससे? एंथर से। डिस्टल जो एंड है वो तो अटैच होता है एंथर से, और जो प्रॉक्सिमल एंड है वो अटैच होता है थैलेमस या पेटल से। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखो, जो फिलामेंट होता है, पहली बात लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक होता है, और इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है यानी पास वाला जो एंड है वो तो अटैच होता है थैलेमस से या कभी कभी पेटल से। और जो डिस्टल एंड है, ठीक है, जो दूर है का एंड है, डिस्टल एंड जो है वो एंथर से अटैच होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखो एक बार वापस, फिलामेंट है, लॉन्ग और सिलेंडर स्टॉक है, और इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है वो अटैच है किससे? थैलेमस से या कभी कभी पेटल से भी। और जो डिस्टल एंड है, देखो दूर वाला एंड है, डिस्टल एंड है, वो अटैच है किससे? एंथर से। और यार इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है नीट 2016 में। ठीक है, देखो नीट 2016 फेज 1 का क्वेश्चन है, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमन इट इज अटैच टू। देखो, प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच होता है? फिलामेंट का थैलेमस या पेटल से। ऑप्शन नंबर सी है ना, ये हो जाएगा। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, और देखो डिस्टल एंड आता तो आंसर क्या हो जाता? एंथर। ठीक है, डिस्टल एंड अटैच होता है एंथर से, और प्रॉक्सिमल एंड अटैच होता है थैलेमस से। हाँ तो दोस्तों, बात करते हैं एंथर की। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं एंथर की। देखो, जो स्टैमन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। देखो, फिलामेंट की बात हम कर चुके हैं, अब बात करने जा रहे हैं एंथर की। देखो, जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट। एंथर है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक सेकेंड, देखो ये स्ट्रक्चर है ना, इसमें दो लोब दिख रही होगी आपको, एक ये और एक ये। तो जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दो लोब होती है एंथर में। ठीक है, अब देखो आगे सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंथर है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, एक लोब ये होगी और एक लोब ये होगी। अब देखो, जो ये लोब है ये भी सेपरेट होती है। ठीक है, ये लोब भी सेपरेट होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, एंथर होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, और ये जो लोब है ये भी सेपरेट है, और ये जो कैविटी है अंदर की, इसको हम बोलते हैं थीका। ये होगी थीका। ठीक है, तो देखो एक लोब है उसमें दो थीका होगी। ठीक है, एक लोब में कितनी थीका होगी? दो थीका होगी। तो यार जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है और डाइथीकस है। ठीक है, डाइथीकस का मतलब क्या? जो एक लोब है उसमें दो थीका है, इसलिए हमने इसे बोल दिया डायाथीकस। ठीक है, तो यार इस तरह से एंथर खत्म होता है। ठीक है, एक बार फटाफट से रिवीजन करा देता हूं। एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, दो लोब पाई जाती है साहब, और ये लोब है ये भी आपस में सेपरेट होती है, और ये जो कैविटी है इनको हम बोल दिया हमने क्या? थीका। ठीक है, एक दो तीन चार होगी, कुल मिलाकर तो चार होगी, और एक लोब में दो थीका पाई जाती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं डायाथीकस। ठीक है, एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है और डायाथीकस है। अब देखो यार, जो एंथर है इसका हम ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं। मतलब अगर हम इसको यहां से काटें और ऊपर से इसे देखें तो कैसा दिखेगा? ठीक है, अभी हम इसको ऊपर से देख रहे हैं यहां से काट के। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरह से दिखेगा, इसका ट्रांसफर सेक्शन है। ठीक है, हमने जो एंथर था इसको काटा और ऊपर से हम देख रहे हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये एंथर कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये दो लोब होगी इसकी। ठीक है, ये दो लोब हो जाएगी। ठीक है, और ये थीका हो जाएंगे। ठीक है, एक दो तीन चार थीका हो जाएंगे। ठीक है, एक लोब में दो थीका हो जाएंगे, एक दो है ना, और ये दूसरी लोब में भी दो हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर चार थीका हो जाएंगे, और एक लोब में दो थीका हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो थीका है, ठीक है, ये जो थीका है इनको एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रू आपस में सेपरेट करती है। ठीक है, जो थीका है इसको एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रू आपस में सेपरेट करती है, और ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रू है वो क्या करती है आगे जाके वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी पे चलते हैं, इन डायग्रामों को एनसीईआरटी में भी देखते हैं। ठीक है, अब देखो यार हम एनसीईआरटी में आ चुके हैं। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में ये देखें तो ये किसका डायग्राम है? स्टैमन का। ठीक है, ये डायग्राम है स्टैमन का। ठीक है, देखो स्टेमन में ये हो गया फिलामेंट,
ठीक है। फिलामेंट क्या था, लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक, ये फिलामेंट था, ठीक है। इसका डिस्टल एंड जुड़ा हुआ था किससे, एंथर से, ये एंथर हो गया, ठीक है। और जो प्रॉक्सिमल एंड था ये जुड़ा हुआ था किससे, थैलेमस या पेटल से, थैलेमस से या पेटल से, ठीक है। अब एंथर को हम देखें तो दो लोब दिख रही होगी, एक और एक दो, ठीक है। इसके आप बीच में आपको सेपरेशन भी दिख रहा होगा, ठीक है। और ये थीका हो गया, एक दो थीका हो गया, और एक लोब पीछे भी है, दो थीका वहां भी हो जाएंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाइलोब डाइथिकस, ठीक है। अब देखो यार, हम एंथर है, इसका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं, ठीक है। मतलब इसे ट्रांसफर से कट करते हैं और ऊपर से हम देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये दो लोब हो गई, ठीक है। ये थीका है, देखो ये थीका दिख रहे होंगे आपको, 1 2 3 4 कप लाइक, ठीक है। और जो दो थीका है इसको सेपरेट करती है कौन, लॉन्गिट्यूडनल ग्रू, ठीक है। दो थीका को सेपरेट करती है लॉन्गिट्यूडनल ग्रू। अब यार ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रू का काम क्या होता है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो जो एंथर है इसके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन, ठीक है। ये सब हम बहुत डिटेल में देखेंगे जब पोलन ग्रेन पढ़ेंगे, कैसे बनते हैं एंथर में, ये सब हम बहुत डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब याद रख लो, ठीक है, जो एंथर है इसके अंदर होता है पोलन ग्रेन, और जब ये एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये फटता है और ये पोलन ग्रेन बाहर निकल आती है, ठीक है। तो इसका जो डेहिसेंस है, यानी जो फटता है वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रू है, यही फटता है, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रू है इसके यहीं से फटता है एंथर, और पोलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं, ठीक है। देखो ये देखो, इस डायग्राम से आपको काफी क्लियर हो जाएगा। देखो यार, ये दो थीका है, यहाँ कहीं लॉन्गिट्यूडनल ग्रू होगा, और ये मैच्योर एंथर है, ठीक है। अब ये फटता है यहीं से, लॉन्गिट्यूडनल ग्रू जहाँ है वहां से इसका डेहिसेंस होता है, नहीं फटता है, और ये पोलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रू है, ये मदद करता है डेहिसेंस में, मतलब जो एंथर फटता है उसमें मदद करता है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, जो एंथर होता है उसका मेन काम होता है पोलन ग्रेन बनाना, उसका मेन काम है पोलन ग्रेन बनाना, ठीक है। और ये जो डायग्राम आपको दे रखा है वो मैच्योर एंथर का दे रखा है, मतलब ये पोलन ग्रेन बन चुके हैं, ठीक है। अब हम यार देखेंगे कि एंथर में कैसे पोलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है। तो कैसे यंग एंथर जो होता है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, और ये कैसे मैच्योर हो जाता है, और कैसे इसके अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यार, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, ये जो डायग्राम दिख रहा है वो है यंग एंथर का, ठीक है। ये आपको डायग्राम जो दिख रहा है वो यंग एंथर का है, ठीक है। इसमें बहुत सारी लेयर्स पाई जाती है, ठीक है, बहुत सारी लेयर्स पाई जाती है। जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस, ठीक है। जो सबसे बाहर वाली लेयर है ये वाली, इसको हम बोल रहे हैं क्या, एपिडर्मिस, ठीक है। इसके अंदर हम चलें तो पाई जाती है एंडोथीसियम, ठीक है। इसके अंदर पाई जाती है एंडोथीसियम, ठीक है। इसके अंदर ये वाली जो लेयर है ये है एंडोथीसियम, ठीक है। सबसे बाहर वाली लेयर होगी क्या, एपिडर्मिस, अंदर वाली होगी एंडोथीसियम। और अगर हम अंदर चले, ठीक है, ये वाली जो लेयर है इसके अंदर ये मिड लेयर है, ठीक है, ये है मिड लेयर, ठीक है। देखो यार, ये जो एपिडर्मिस और एंडोथीसियम है वो सिंगल लेयर होती है, ठीक है, लेकिन मिड लेयर है वो 1 से 3 लेयर तक हो सकती है, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या देखा, देखो ये जो स्ट्रक्चर है वो यंग एंथर का है, ठीक है। सबसे बाहर जो लेयर पाई जाती है उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है, एक सेकेंड। सबसे बाहर जो लेयर पाई जाती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। उसके अंदर, ठीक है, ये तो एपिडर्मिस होगी, उसके अंदर होगी एंडोथीसियम, इसके अंदर होगी एंडोथीसियम। और इसके अंदर हम चलें तो ये जो है ना, एक सेकेंड, ये जो है ना ये होगी मिड लेयर, है ना। देखो मिड लेयर है वो 1 से 3 लेयर तक हो सकती है, बाकी ये दोनों तो सिंगल होती है, ठीक है। अब देखो ये जो तीनों लेयर है ये क्या काम करती है, एक तो प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करती है। यंग एंथर है, इसको प्रोटेक्शन देती है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिड लेयर। इसी के साथ साथ जो ये तीनों लेयर है एक और काम करती है, डेहिसेंस में मदद करती है, ठीक है। डेहिसेंस है उसमें मदद करती है। देखो डेहिसेंस क्या होता है अभी हमने देखा था, एक बार वापस बता देता हूं। देखो जब एंथर पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, यानी फुली मैच्योर हो जाता है, तो इसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रू होती है, ठीक है। ये जो एंथर है यहाँ से फटता है और ये पोलन ग्रेन है वो पूरे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो डेहिसेंस नहीं होता है फटना, ठीक है। तो यार ये जो तीनों लेयर है ये डेहिसेंस में भी मदद करती है। तो यार जो लेयर्स है इनके दो काम हो गए, प्रोटेक्शन और डेहिसेंस, ठीक है। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर, इनके दो काम हो गए, प्रोटेक्शन और डेहिसेंस, ठीक है। अब यार अंदर चलते हैं हम, ठीक है, इसके और अंदर चलते हैं। मिड लेयर जो है यहाँ तक मिड लेयर थी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक और लेयर पाई जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर जो लेयर पाई जाती है उसको हम बोलते हैं टैपिटम, ठीक है। ये टैपिटम है, ये इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर है।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां मोर देन वन न्यूक्लियस, ठीक है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है टेपिटम में, जरूर याद रखना, एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है टेपिटम में, ठीक है। और इसका मेन काम क्या होता है, ठीक है, इसका मेन काम है जो अंदर, ठीक है, इसके अंदर देखो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं जहां पोलन ग्रेन बन रहे होते हैं, ठीक है, इसे हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में ही, ठीक है। तो देखो मेन काम क्या होता है इसका, जो पोलन ग्रेन बन रहे हैं, ठीक है, देखो स्पोरोजिनस टिश्यू है, वो पोलन ग्रेन है, वो डेवलप हो रहे हैं, तो डेवलपिंग पोलन ग्रेन जो है उसको नरिशमेंट प्रदान करना, ठीक है, नरिश करना है ना, नरिशमेंट देना यानी पोषण देना, ठीक है। तो देखो टेपिटम के बारे में क्या क्या पढ़ा हमने, देखो इनर मोस्ट लेयर थी, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर थी, मोर देन वन न्यूक्लियस, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होगा, और इसका मेन काम क्या है, जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन है, जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखो जो टेपिटम है इसके अंदर जो ये टिश्यू है इसको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है, ये होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसमें बहुत सारी स्पोरोजिनस सेल्स होती है, जिससे क्या बनता है पीएमसी यानी पोलन मदर सेल्स, ठीक है, इससे बनती है पोलन मदर सेल, ठीक है। देखो एक बार वापस, ठीक है, देखो यार ये जो है टेपिटम के अंदर ये सब क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है, और इसमें बहुत सारी स्पोरोजिनस सेल्स पाई जाएगी जो क्या बनाएगी पीएमसी यानी पोलन मदर सेल, जो बनाएगी पोलन मदर सेल, ठीक है। अब ये जो पोलन मदर सेल है इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, इसमें क्या होगा, मियोसिस हो जाएगा, जिससे बन जाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से कुछ एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ये जब मैच्योर होगा, है ना, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जब मैच्योर होगा तो ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, ये जो सेल्स हैं ये सब अलग अलग हो जाएगी और बन जाएगा पोलन ग्रेन, और बन जाएगा अल्टीमेटली पोलन ग्रेन। अब देखो यार एक बार वापस से स्पोरोजिनस टिश्यू को देख लेते हैं, देखो ये स्पोरोजिनस टिश्यू है जिसमें क्या होगा, स्पोरोजिनस सेल्स होगी, ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसके अंदर स्पोरोजिनस सेल्स होगी जिससे बनेगी पीएमसी यानी पोलन मदर सेल, इससे बनेगी पोलन मदर सेल। और जो पोलन मदर सेल है इसमें मियोसिस होगी साहब, पोलन मदर सेल में मियोसिस होगी और बन जाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएगा कुछ इस तरह से, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ये जब मैच्योर हो गए तो इनसे बन जाएगी क्या, पोलन ग्रेन, इनसे आगे जाके बन जाएगी पोलन ग्रेन। तो देखो सबसे पहले था स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू था, इसके अंदर थी क्या, स्पोरोजिनस सेल्स, ठीक है, इससे बनी पोलन मदर सेल, और इसमें मियोसिस होता है और बन जाती है माइक्रोस्पोर टेट्राड कुछ इस तरह से। और ये जब मैच्योर होते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं, और एक माइक्रोस्पोर टेट्राड है उसे 4 पोलन ग्रेन बन जाते हैं, ठीक है। तो यार इस तरह से पोलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है। अब एक और बात करते हैं, ठीक है, अब देखो यार जो टैपिटम है उसमें एक पॉइंट छूट गया था, ठीक है, जो टैपिटम था उसमें एक पॉइंट छूट गया था जो काफी इंपॉर्टेंट था, कि जो टैपिटम है उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफी डेंस होता है, ठीक है, जो टैपिटम है उसमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यार ये जो सर्कल में आपको पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये सर्कल में जो पार्ट है यहां से यहां तक का, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाता है, देखो एपिडर्मिस भी आ जाती है, एंडोथीसियम, मिड लेयर, टैपिटम और स्पोरेंजिया टिश्यू, ये सब आ जाते हैं किसमें, माइक्रोस्पोरेंजिया में, ठीक है। तो देखो कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे एक एंथर में, ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे एक एंथर में, ठीक है। देखो ये लिख भी रखा है ऊपर कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो एक एंथर होता है उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं, ठीक है। और जो एंथर है वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंथर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है इसमें, और इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो यार एक और बात ध्यान रखना, ये जो स्ट्रक्चर है वो तो यंग एंथर का है, ठीक है, लेकिन जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पोलन ग्रेन आ जाते हैं, ठीक है, और जो मिड लेयर टैपिटम है ये सब डिस्ट्रॉय हो जाती है, केवल एपिडर्मिस और एंडोथीसियम ही रह जाती है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे हैं, इसको हम तब कहते हैं पोलन सेक, ठीक है, पोलन सेक कह देते हैं। देखो सेक यानी होता है थैली, ठीक है, तो पोलन की थैली जिसमें पोलन हो, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम पोलन सेक कह देते हैं, ठीक है। ये आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, देखो ये मैच्योर
एंथर का डायग्राम है, ये पोलेन सेक है, ठीक है, और इसके अंदर है पोलेन, ठीक है, ये पोलेन सेक है और इसके अंदर है पोलेन। अब देखो ये वाला जो डायग्राम है ये यंग एंथर का डायग्राम है, एनसीईआरटी का ये वाला डायग्राम यंग एंथर का है, ठीक है। इसमें जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसको जूम करके यहाँ दिखा रखा है, ठीक है। देखो इसके बाहर है एपिडर्मिस, अंदर है एंडोथीसियम, ठीक है, उसके अंदर मिड लेयर है, ठीक है। ये स्पोरोजिनस टिश्यू जिसके अंदर क्या है पीएमसी है ना, पीएमसी है ना, यानी पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल एक ही बात है, ठीक है। तो ये है और यही आगे जाके डिवाइड करके क्या बना रही थी, पोलेन बना रही थी, ठीक है। और इसके बाहर ये लेयर टैपिटम होगी, ठीक है। और फिर देखो यार यहाँ बन जाता है आगे जाके, जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो पोलेन ग्रेन बन जाते हैं, ठीक है, पोलेन ग्रेन बन गए, ठीक है। ये फटते हैं और बाहर आ जाते हैं फिर लास्ट में, ठीक है। तो यही पूरा होता है प्रोसेस। हाँ तो दोस्तों बात करते हैं पोलन ग्रेन की, ठीक है। अब बात करते हैं पोलन ग्रेन की। देखो जो पोलन ग्रेन है उसको मेल गेमिटोफाइट भी कहते हैं, ठीक है। जो पोलन ग्रेन है इसको मेल गेमिटोफाइट भी कहते हैं, ठीक है। ये स्फेरिकल होता है, ठीक है, ये स्फेरिकल होता है और इसका डायमीटर जो है 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। 25 to 50 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है, जरूर याद रखना, 25 से 50 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है, ठीक है। देखो जो पोलन ग्रेन होता है उसमें दो वाल होती है, ठीक है, आउटर वाल और इनर वाल। आउटर वाल को बोलते हैं हम एक्जाइन और इनर वाल को बोलते हैं हम इंटाइन, ठीक है। देखो यार पोलन ग्रेन आपको दिख रहा होगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने बताया इसमें दो वाल होती है, जो आउटर वाली है ये वाली, इसको हम बोलते हैं एक्जाइन, और जो अंदर वाली है इसको हम बोलते हैं इंटाइन, ठीक है। अब देखो यार जो एक्जाइन होती है, ये जो एक्जाइन है ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की, ठीक है। एक्जाइन बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की, और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये है मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन क्या है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। न कोई टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है इस पे, नहीं कोई एसिड का इफेक्ट पड़ता है, और अभी तक कोई एंजाइम ऐसा नहीं है जो इसको डिग्रेड कर सके स्पोरोपोलेनिन को, ठीक है। इसी वजह से जो पोलन ग्रेन है वो वेल प्रिजर्व रहता है फॉसिल्स में, ठीक है। देखो यार क्यों, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन है इसमें, और न तो कोई एंजाइम इसको डिग्रेड कर पाएगा, नहीं कोई टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, नहीं कोई एसिड का इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए, ठीक है। तो देखो यार अभी क्या पढ़ा अपन ने, देखो जो पोलन ग्रेन है मेल गेमिटोफाइट भी कहते हैं इसे, स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। इसका डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। दो वॉल होती है एक्जाइन और इंटाइन, ठीक है। हम एक्जाइन की बात कर रहे थे, एक्जाइन है, इसमें पाया जाता है स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। न कोई एंजाइम का इफेक्ट पड़ता है इस पे, न ही कोई एसिड का, न ही कोई टेम्परेचर का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो यार ये जो एक्जाइन होती है डिसकंटिन्यूअस होती है, ठीक है। एक्जाइन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, इसको समझते हैं देखो डायग्राम से। देखो यार ये आपको एक्जाइन दिख रही होगी, ये पोलन ग्रेन का डायग्राम है, ये एक्जाइन है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ये पूरी तरह से कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ गैप है बीच बीच में, ठीक है। तो देखो यार यहाँ गैप है बीच बीच में, है ना, यहाँ मतलब एक्जाइन यहाँ एब्सेंट है, तो स्पोरोपोलेनिन भी एब्सेंट होगा, ठीक है। तो यार इन जगह को हम बोलते हैं जर्म पोर, ठीक है। इन जगह ये जो बीच बीच में जगह रहेगी जहाँ एक्जाइन प्रेजेंट नहीं है, मतलब स्पोरोपोलेनिन है वो प्रेजेंट नहीं है, इनको हम बोलते हैं जर्म पोर, ठीक है। यहाँ क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन है वो एब्सेंट होता है ना, इसे हम बोलते हैं जर्म पोर, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं इंटाइन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटाइन की जो इनर वॉल होती है, ठीक है। देखो ये थिन होती है और कंटिन्यूअस होती है, ठीक है, पतली है और कंटिन्यूअस लेयर है, और सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, ठीक है। सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। देखो यार डायग्राम में देखो, ये जो अंदर वाली लेयर है, एक सेकेंड, ये इसको हम बोल रहे हैं इंटाइन, ठीक है। ये कंटिन्यूअस है, देख लो बिल्कुल कंटिन्यूअस है, और ये बनी हुई है किसकी, सेलुलोज और पैक्टिन की, ठीक है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई है, जरूर याद रखना। देखो अभी क्या पढ़ा हमने, जो एक्जाइन है वो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है कई जगह से, और इनको हम बोलते थे जहां से डिसकंटिन्यूअस है, जहां एक्जाइन एब्सेंट है यानी स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है, इसको हम बोलते हैं जर्मपोर, ठीक है। और देखो जो इंटाइन है ये कंटिन्यूअस लेयर है, ठीक, कंटिन्यूअस होती है, ठीक है, और ये बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन की। अब देखो यार एक क्वेश्चन देखते हैं, AIPMT 2012 और 1994 वाली जो AIPMT हुई थी, दोनों में पूछा गया था सेम क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंट दैट कैन विथस्टैंड एनवायरमेंटल एक्सट्रीमिटीज एंड कैन नॉट बी डिग्रेड बाय एनी एंजाइम,
ठीक है, तो बहुत ही आसान है यार, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, मैंने बताया था ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक क्या है, मटीरियल है। ठीक है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल है ना स्पोरोपोलेनिन। न तो कोई एंजाइम डिग्रेड कर सकता है इसको, नहीं कोई एसिड, नहीं कोई टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, अब देखो यार, ये हमने देखा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस था। अब ये न्यूक्लियस डिवाइड करता है। ठीक है, और दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। ठीक है, ये दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। ठीक है, एक प्रेजेंट होता है वेजिटेटिव सेल में और एक प्रेजेंट होता है जनरेटिव सेल में। ठीक है, देखो यार वापस देखो, जो पोलन ग्रेन था इसमें न्यूक्लियस था एक, ये डिवाइड करके दो न्यूक्लियस बन गए इसमें। ठीक है, और यहाँ दो सेल्स भी बन जाती है, एक तो वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। ठीक है, देखो ये पूरी वेजिटेटिव सेल है। ठीक है, और इसी में फ्लोट करती रहती है जनरेटिव सेल। ठीक है, इसी के अंदर फ्लोट करती रहती है, मतलब वेजिटेटिव सेल है, इसी में फ्लोट करती रहती है जनरेटिव सेल। ठीक है, अब देखो वेजिटेटिव सेल है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो वेजिटेटिव सेल है, बड़ी होती है, बिगर, बड़ी है वेजिटेटिव सेल, और इसका काम क्या होता है, फूड रिजर्व। ठीक है, फूड को रिजर्व करने का काम होता है वेजिटेटिव सेल का, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो वेजिटेटिव सेल है, इसका मेन काम है फूड रिजर्व का। ठीक है, और इसमें एक लार्ज इनरेगुलर शेप का न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, एक लार्ज इनरेगुलर शेप का न्यूक्लियस पाया जाता है वेजिटेटिव सेल में। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखो न्यूक्लियस ने डिवाइड किया और दो न्यूक्लियस बन गए, एक ये एक ये। ठीक है, यहाँ दो सेल्स होती है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल बड़ी है, ठीक है, फूड रिजर्व का काम करती है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो लार्ज है और इनरेगुलर शेप का है। ठीक है, अब देखो, और देखो वेजिटेटिव सेल है, इसी के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल है, वो तैरती रहती है, फ्लोट करती रहती है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं जनरेटिव सेल की। देखो जो जनरेटिव सेल है स्मॉलर होती है। ठीक है, अभी बताया फ्लोट करती रहती है वेजिटेटिव सेल में। ठीक है, ये वेजिटेटिव सेल है, इसी के साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट करती रहती है। ठीक है, ये स्पेंडल शेप की होती है और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। एक बार वापस देखो, जो जनरेटिव सेल है वो स्मॉलर होती है, छोटी होती है। ठीक है, ये फ्लोट करती रहती है, जो वेजिटेटिव सेल है इसी के साइटोप्लाज्म में, इसी में फ्लोट करती रहती है, और ये स्पिंडल शेप होती है और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, अब देखो यार आगे चलते हैं। आगे ये दोनों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो क्या है ये, देखो 60% एंजियोस्पर्म है। देखो जो 60% एंजियोस्पर्म है उसमें जो पोलन ग्रेन है वो 2 सेल स्टेज में ही सेड हो जाते हैं। ठीक है, देखो सेड क्या होता है एक बार समझते हैं। देखो यार हमने भी पढ़ा था, जब एंथर है फुली मैच्योर जब हो जाता है, ठीक है, एंथर जब फुली मैच्योर हो जाता है तो पोलन ग्रेन है वो एनवायरमेंट में बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सेड होना। ठीक है, यानी झड़ना भी कहते हैं हिंदी में इसे। तो यार जो 60% एंजियोस्पर्म है इसमें पोलन ग्रेन है 2 सेल्ड स्टेज में सेड हो जाते हैं। ठीक है, देखो ये जो है पोलन ग्रेन ये 2 सेल स्टेज में ही है। ठीक है, यहाँ 2 सेल पाई जा रही है ना, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। तो पोलन ग्रेन है ये 2 सेल स्टेज में ही है। ठीक है, तो यार 60% एंजियोस्पर्म है, इसमें पोलन ग्रेन इसी स्टेज में सेड हो जाते हैं, मतलब 2 सेल स्टेज में सेड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन 40% जो एंजियोस्पर्म है उसमें जो पोलन ग्रेन है वो 3 सेल्ड स्टेज में क्या करते हैं, सेड होता है। ठीक है, 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में सेड होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, देखो जो जनरेटिव सेल है, ठीक है, इनमें क्या होता है, जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करके 2 मेल गेमेट बना लेती है। ठीक है, 2 मेल गेमेट बना लेती है। तो देखो 3 सेल स्टेज होगी, एक तो वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गेमेट। ठीक है, तो 3 सेल स्टेज होगी। ठीक है, तो यार ये होता है, देखो एक बार वापस 60% एंजियोस्पर्म है उसमें पोलन ग्रेन है 2 सेल स्टेज में सेड हो जाते हैं। ठीक है, ये 2 सेल स्टेज में ही है, एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल। ठीक है, लेकिन बाकी के 40% में क्या होता है, ये जनरेटिव सेल है ये डिवाइड कर जाती है और 2 मेल गेमेट बना लेती है, मतलब 3 सेल स्टेज ही हो जाता है पोलन ग्रेन। और 40% जो एंजियोस्पर्म है, ठीक है, उसमें जो पोलन ग्रेन है वो 3 सेल स्टेज में सेड होता है। ठीक है, यहाँ जनरेटिव सेल है डिवाइड करके 2 मेल गेमेट बना लेती है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। 40% जो एंजियोस्पर्म है उसमें क्या होता है, जनरेटिव सेल है डिवाइड करती है और 2 मेल गेमेट बना लेती है। ठीक है, फिर ये सेड हो जाता है 3 सेल स्टेज में। अब देखो क्वेश्चन कर लेते हैं नीट के और AIPMT के। ठीक है, नीट 2018 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज
प्रोवाइड हेल्पिंग इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल्स। ठीक है, तो स्पोरोपोलिनिन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन है वो क्या करता है, पोलन ग्रेन है उसको वेल प्रिजर्व होने में मदद करता है। ठीक है, एज ए फॉसिल्स। क्यों, देखो जो स्पोरोपोलिनिन है वही आंसर इसका, न तो कोई इसको एंजाइम क्या डिग्रेड कर सकता है, न ही कोई एसिड काम करता है इस पर, न ही कोई टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए तो इसका आंसर हो जाएगा स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, नीट 2018 का क्वेश्चन था ये। अब देखो नीट 2013 का क्वेश्चन है, हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट है वो क्या है करेक्ट है। ठीक है, देखो पहला स्टेटमेंट क्या है कि हार्ड आउट लेयर ऑफ पोलन, हार्ड आउट लेयर जो होती है उसको हम एक्जाइन कहते हैं। ठीक है, आउटर लेयर है, हार्ड आउटर लेयर जो है इसको हम एक्जाइन कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हाउ हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन इज कॉल्ड इंटाइन। नहीं, इंटाइन तो क्या होती है, थिन होती है। ठीक है, हार्डर क्या होती है, बाहर वाली, एक्जाइन। ठीक है, तो ये गलत हो गया, इंटाइन नहीं होता है। अब दूसरा पढ़ते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड। नहीं, स्पोरोजिनस टिश्यू डिप्लॉइड होते हैं। देखो जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो डिप्लॉइड होता है। पीएमसी पोलन मदर सेल है ये भी डिप्लॉइड होती है, लेकिन जो पोलन ग्रेन है वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर मियोसिस हो जाती है। ठीक है, यार ये भी हो गया गलत। अब आता है एंडोथीसियम प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर्स। नहीं यार, एंडोथीसियम थोड़ी ना प्रोड्यूस करती है, स्पोरोजिनस टिश्यू है उसमें प्रोड्यूस होते हैं माइक्रोस्पोर्स तो। ठीक है, अब देखो टैपिटम के बारे में, देखो टैपिटम पढ़ा था हमने। ठीक है, तो टैपिटम क्या काम करता था, नरिशमेंट प्रोवाइड करता था डेवलपिंग पोलन को, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। ठीक है, देखो ऐसी बहुत सारी प्लांट की स्पीसीज है जिसके पोलन ग्रेन है सीवियर एलर्जी और ब्रोंकियल एफिकेशन कोच करते हैं। ठीक है, क्या, देखो ऐसी बहुत सारी प्लांट की स्पीसीज हैं जिसके पोलन ग्रेन के कोच कर रहे हैं एलर्जी एंड ब्रोंकियल एफिकेशंस। ठीक है, देखो आपने देखा होगा जब आप कभी कई बार कुछ प्लांट के पास जाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, छींकें आने लगती है। ठीक है, छींकें आने लगती है और आंखें लाल पड़ जाती है, रेड हो जाती है। ठीक है, तो इसका रीजन होता है पोलन एलर्जी। ठीक है, देखो यार ये आगे जाके और सीवियर हो सकती है, जिससे क्या हो सकता है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, क्या हो सकता है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। ठीक है, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। ठीक है, हाँ तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल को देखें तो पार्थेनियम या इसका दूसरा नाम है कैरेट ग्रास के जो प्लांट स्पीसीज है, ठीक है, इसके जो पोलन ग्रेन है वो कोच करते हैं पोलन एलर्जी। ठीक है, जरूर याद रखना, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास जो है इसके जो पोलन ग्रेन है वो पोलन एलर्जी कोच करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि इंडिया में कैसे आया था। ठीक है, तो देखो यार ग्रीन रिवोल्यूशन जब तक नहीं हुआ था इंडिया में, तो यहाँ क्या है, वीट की बहुत कमी थी, तो हम बाहर के देश है जैसे यूएसए वगैरह, इससे हम इंपोर्ट करते थे क्या, वीट। ठीक है, तो यार ये वीट है जो हम इंपोर्ट करते थे, इसी के साथ एक कैरेट ग्रास भी आ गया था इंडिया में। ठीक है, या पार्थेनियम, तो ये ऐसे इंडिया में आया था। ठीक है, इंपोर्टेड राइस के, इंपोर्टेड वीट के साथ। ठीक है, इंपोर्टेड वीट के साथ ये पार्थेनियम और कैरेट ग्रास है इंडिया में आ गया था, और इसने क्या किया, काफी सारी पोलन एलर्जी कोच की फिर। ठीक है, और अब भी ये इंडिया में ही है, आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा। अब देखो जो पोलन ग्रेन होते हैं वो जो न्यूट्रिएंट है इसमें बहुत रिच होते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन है वो न्यूट्रिएंट में बहुत रिच होते हैं, इसलिए आजकल क्या है, पोलन टेबलेट और सीरम भी आते हैं मार्केट में, जिसको एज ए फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है। ठीक है, फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है पोलन टेबलेट और सीरम को। ठीक है, और यार ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ बहुत कॉमन है पोलन टेबलेट एंड सीरम्स। इसी के साथ साथ यार ऐसा क्लेम है कि ये क्या है, इससे एथलीट्स और जो रेसिंग हॉर्स हैं उनका परफॉर्मेंस भी बढ़ता है, तो वहाँ भी इसे यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों बात करते हैं आगे पोलन वाइबिलिटी की। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोलन वाइबिलिटी की। देखो पोलन वाइबिलिटी क्या होता है, जब एंथर जो होता है वहां से पोलन ग्रेन है वो सैड होते हैं। ठीक है, जब एंथर मैच्योर हो गया तो पोलन ग्रेन यहाँ से सैड हुए, और जो स्टिग्मा होती है, ठीक है, जो स्टिग्मा होती है उसमें जाके लैंड कर जाते हैं। ठीक है, यार ये स्टिग्मा वगैरह हम आगे भी पढ़ेंगे, तो टेंशन मत लेना, समझ में नहीं आ रहा हो तो स्टिग्मा वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो देखो यार जो ये पोलन ग्रेन है स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, और जो ओव्यूल होता है, ठीक है, जो ओव्यूल होता है उसको फर्टिलाइज कर देते हैं। एक बार वापस देखो, एंथर है मैच्योर हुआ तो पोलन ग्रेन निकले, और जो स्टिग्मा होती है वहां लैंड किए, और जो ओव्यूल होता है उसको फर्टिलाइज कर दिया। ठीक है, तो पोलन वाइबिलिटी क्या होती है, वो टाइम पीरियड जब तक पोलन ग्रेन है केपेबल होते हैं ओव्यूल को फर्टिलाइज करने के, है ना, आफ्टर सेडिंग। ठीक है, एक बार वापस देखो, पोलन वाइबिलिटी क्या होता है, वो टाइम पीरियड जब तक पोलन ग्रेन है केपेबल होते हैं ओव्यूल को फर्टिलाइज करने के आफ्टर सेडिंग। ठीक है, आफ्टर सेडिंग।
अब देखो यार, ये डिपेंड करता है, पोलन की वायबिलिटी है ये किस तीन चीजों पे मेनली डिपेंड करती है। एक तो स्पीसीज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज, एंड टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। ठीक है, देखो पोलन वायबिलिटी है वो एक तो स्पीसीज, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीसीज। देखो जो सीरियल्स होते हैं जैसे राइस एंड व्हीट, इसकी जो वाइबिलिटी होती है वो 30 मिनट होती है यार। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यार, नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है, अभी देखेंगे। ठीक है, देखो जो सीरियल जैसे राइस और व्हीट है उसमें जो पोलन वाइबिलिटी है वो 30 मिनट की होती है। और अगर हम बात करें मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी, ठीक है, जो मेंबर है रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी फैमिली के, उसमें जो पोलन वाइबिलिटी है वो कई मंथ तक रहती है। ठीक है, कई महीनों तक रहती है पोलन वाइबिलिटी। किसमें? बहुत इंपॉर्टेंट, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी में। ठीक है, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी के जो मेंबर है ना, उसमें जो पोलन वाइबिलिटी है वो कई कुछ मंथों तक रहती है, कई मंथ तक रहती है। ठीक है, तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियल्स में जो पोलन वाइबिलिटी है वो 30 मिनट तक रहती है, जबकि जो रोजेसी, सोलेनेसी और लेग्यूमिनेसी के मेंबर्स हैं उसमें पोलन वाइबिलिटी कई मंथ्स तक रहती है। ठीक है, अब देखो यार, पोलन ग्रेन है उसको कई सालों तक भी स्टोर किया जा सकता है। कहाँ? लिक्विड नाइट्रोजन में। ठीक है, इन लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, देखो हर लाइन से क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो यार, पोलन ग्रेन है उसको कई सालों तक भी स्टोर रखा जा सकता है, उसको कई सालों तक भी स्टोर किया जा सकता है। किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में। ठीक है, जहां टेम्परेचर होगा -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये जो पोलन ग्रेन है उनको यूज किया जा सकता है क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में। ठीक है, देखो पोलन ग्रेन है उसको कई सालों तक भी स्टोर किया जा सकता है ना, किसमें? इन लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में, और इनको यूज किया जा सकता है क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। ठीक है, अब देखो यार, नीट 2018 का क्वेश्चन है, पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, तो कौन उसका टेम्परेचर क्या होगा? अभी अभी पढ़ा, -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नीट 2018 का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नीट मणिपुर 2023 का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ द फैमिली द पोलन ग्रेन आर क्या वायबल फॉर मंथ। ठीक है, पोलन वायबिलिटी मंथ्स तक किसमें रहती है? 3 फैमिली पढ़ी थी, कौन कौन सी? ये 3 पढ़ी थी हमने, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी। ठीक है यार, जो तो ये ऑप्शन नंबर 2 है, इसका आंसर हो जाएगा। देखो रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी। ठीक है, इसमें है। अब आगे चलते हैं। इन सम मेंबर, है ना, नीट 2021 का क्वेश्चन है, इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फैमिली पोलन ग्रेन रिटेन देयर वायबिलिटी फॉर मंथ्स। देखो सेम क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो यार कौन कौन सी फैमिलीज होती है? रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी। ठीक है, तो देखो इसमें 2 ही दे रखे हैं, रोजेसी एंड लेग्यूमिनेसी। देखो पहला था पोएसी ना, पोएसी में तो होता नहीं है। ठीक है, डी हो जाएगा, रोजेसी एंड लेग्यूमिनेसी। ठीक है, अब देखो नीट 2016 का क्वेश्चन है, फेज 1 का, हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, देखो जो पोलन ग्रेन का एग्जाइन है वो किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का। बिल्कुल सही है। ठीक है, पोलन ग्रेन है कुछ स्पीसीज है वो क्या करती है? एलर्जी भी कोज करती है। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, देखो हम जो पोलन है उसको क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में, और उनको यूज कर सकते हैं क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। तो बिल्कुल यही लिखा हुआ है, स्टोर्ड पोलन ग्रेन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। ठीक है, अब लिख रहा है टैपिटम। देखो जो टैपिटम होता है उसका काम क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना डेवलपिंग जो पोलन ग्रेन है उनको। ठीक है, तो यार यहाँ क्या लिखा हुआ है? टैपिटम हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस में कौन मदद करता है? देखो जो 3 लेयर थी बाहर की, ठीक है, कौन कौन सी? एपिडर्मिस, मिडिल लेयर एंड एंडोथीसियम। ये काम करती है डेहिसेंस में मदद का। ठीक है, तो यार टैपिटम है ये डेहिसेंस में काम नहीं करता है, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब आंसर यही हो